Good afternoon, students. We are going to start our new topic, that is the solid state, the first topic of your chemistry, solid state. प्रियंका विश्नोई, आप अपना कैमरा बंद कीजिए यहाँ से तत्काल। हिंदी में कहते हैं बेटे ठोस प्रावस्था। सबसे पहले तो तीन तरीके के सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन फेज हैं जो है किसी भी सब्सटेंस की। सॉलिड जो हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, लिक्विड फेज हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी थी, और गैसेस फेज हमने 11th में पढ़ा था। ये है हमारा सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस प्रावस्था। सॉलिड के बारे में जो है ये बताएगा बेटे। सॉलिड्स का मेन जो प्रॉपर्टी है, वो पहला प्रॉपर्टी है फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज और वॉल्यूम, ये सारा फिक्स है। सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी है वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल। इसको आप दबा नहीं सकते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में थोड़ा बहुत दबाया जाएगा, कंप्रेसिबल नहीं। शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, ये सारी फिक्स है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस हैं आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब सॉलिड्स के बीच में, सॉलिड जिनसे बना हुआ है उन एटम्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बहुत ताकतवर है। ये जनरल प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि फिक्स शेप, फिक्स साइज, फिक्स वॉल्यूम, लेस कंप्रेसिबल, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों ने गैसेस स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस में पढ़ी थी। सॉलिड्स को उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उनका क्रिस्टल किस तरीके से है, इसको पहचानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्हीं के बेसिस पर साइंटिस्ट ने सॉलिड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। देखिए, सॉलिड के दो पार्ट साइंटिस्ट ने बताए। नंबर ए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा हिंदी में भी इसे क्रिस्टलीय ठोस ही कहते हैं। और नंबर बी, अपनी कॉपी में इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे इसको। नंबर बी, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलीय ठोस। जहां हिंदी की रिक्वायरमेंट होगी मैं लिखूंगा। और एमॉर्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय। ठोस कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है बेटा, ध्यान से देखिए। बेटे नंबर फर्स्ट,
फिक्स्ड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। इस केस में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं। जैसे मैं आप लोगों को इनका एक एग्जांपल लूं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे मैं ले लेता हूं NaCl, और एमरफस सॉलिड में मैं ले लेता हूं प्लास्टिक या रबर या कांच। तो प्लास्टिक, रबर और कांच, इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं। बहुत पतली प्लास्टिक लेके चलोगे, थोड़ी सी हीट दोगे पिघल जाएगी। ज्यादा ताकतवर है, थोड़ी ज्यादा हीट मांगेगी। प्लास्टिक का कोई शेप है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नहीं। क्यों? प्लास्टिक को पॉलिथीन के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, प्लास्टिक को आप चेयर बना सकते हो, प्लास्टिक का पेन बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर NaCl के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो NaCl का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे लगे हुए। जैसे कि अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl में सोडियम आयन बीच में है। इस सोडियम आयन के आगे एक क्लोराइड आयन है, इसके पीछे एक क्लोराइड आयन है, इसके दाएं एक क्लोराइड आयन है, इसके बाएं एक क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन ऊपर है और एक क्लोराइड आयन नीचे। तो टोटल क्लोराइड आयन जो सोडियम आयन के चारों तरफ हैं, दैट आर 6। अब आप NaCl कहीं से भी लेके आओ, चाहे आप NaCl जो है मतलब आप मार्केट से खरीद लाओ, चाहे आप सी से निकालिए, समुद्र से, चाहे आप जो है किसी रॉक से निकाल लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं है। एक Na के चारों तरफ इसी तरीके से 6 क्लोराइड आयंस लगे हुए दिखाई देते। लेकिन प्लास्टिक का स्ट्रक्चर, ग्लास का स्ट्रक्चर, रबर का स्ट्रक्चर हमेशा ही चेंज होता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस आप रबर से बना सकते हैं। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स के जो है हमारी डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। आप लोग प्लास्टिक, रबर, इन सब से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो अगर इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता तो क्या इतनी सारी चीजें बना सकते थे? नहीं। तो इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं। तो देखिए जरा ध्यान से, नंबर 2 पॉइंट लिख रहा हूं, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। और बहुत अच्छा कहना चाहते हो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इस केस में स्ट्रक्चर, अब यहां क्रिस्टल मत लिखना क्योंकि यहां क्रिस्टल बनता ही नहीं। स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड, स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है इसका। अच्छा, 3rd पॉइंट, when heated converted into true liquids, इसमें they do not form true liquids on heating। इस चीज को समझना जरूरी है, मैं समझाता हूं। ये ट्रू लिक्विड नहीं बनाते। क्या मतलब है बताता हूं। फॉर्म है बेटा ये, इतना लिख लिया होगा, मैं आगे की पेज दे रहा हूं बेटे। फोर्थ, सॉरी, पहले तो ट्रू लिक्विड के बारे में मैं आपको बता दूं।
ट्रू लिक्विड में फ्री फ्लोटिंग होती है। अगर मैं ट्रू लिक्विड की बात करूं तो उनमें फ्री फ्लोटिंग होती है। फ्री फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है? फ्री फ्लोटिंग का मतलब है कि अगर आपने कोई इंक्लाइंड प्लेन कोई ले लिया, तो जैसे कि मान लो इस तरीके से कोई एक इंक्लाइंड मतलब थोड़ा तिरछा प्लेन आपने ले लिया और किसी भी लिक्विड की कुछ फ्रैक्शन 5 ml यहां पर आपने गिराया, तो ये आराम से लुढ़कते हुए फ्लोट करते हुए यहां तक पहुंचे। लेकिन अगर मैं जो है एमोर्फस सॉलिड की बात करूं, प्लास्टिक, रबर, बेटा इनको कभी पिघला के देखिए, ये कभी भी ट्रू लिक्विड में चेंज ही नहीं होते। ये जहां जैसे कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने प्लास्टिक गर्म करके यहां डाली, तो ये प्लास्टिक थोड़ी सी सेमी सॉलिड फेज में यहाँ पे आके इकट्ठी हुई गर्म रहेगी, लेकिन कभी भी ट्रू लिक्विड की तरीके से पूरी फ्लो नहीं करेगी। हो सकता है भाई जैसे एक बूंद डाली थी तो हो सकता है फ्लोट करके ये यहाँ पर इतनी जगह में ऐसे फ्लोट करते हुए ऐसे करके यहाँ एक धब्बा सा बना ले और ऊपर एक ऐसा जो है फ्यूजी सब्सटेंस बना लेगा। प्लास्टिक कभी भी फ्रीली फ्लोट नहीं करेगा, रबर कभी भी फ्रीली फ्लोट नहीं करेगा, ग्लास कभी भी फ्रीली फ्लोट नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत प्यारा। जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती, उनके जो विंडो ग्लासेस होते हैं, विंडो ग्लासेस, ध्यान देना ये क्वेश्चन पूछा गया, उनके जो विंडो ग्लासेस होते हैं वो देयर बॉटम बिकम थिकर। क्यों? क्योंकि ग्लास फ्रीली फ्लोट नहीं करता। तो होता क्या है कि ग्लास का जो, जैसे इस विंडो में ये ग्लास लगा हुआ हो, तो इस ग्लास का जो नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो जाए, ये नीचे वाला पोर्शन ग्लास। क्यों? ग्लास फ्रीली फ्लोट तो कर नहीं रहा, तो धीमे 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 स्लाइट फ्लोटिंग होगी, बहुत स्लाइट फ्लोटिंग होगी, और कई सालों के बाद वो नीचे से थोड़ा सा मोटा हो गया और थोड़ा जो है ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखाई देगा। वैसे तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखाई देगा। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है और उसमें फ्री फ्लोटिंग नहीं होती, वो कभी भी ट्रू लिक्विड में चेंज नहीं होता। चलिए दूसरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। द कूलिंग कर्व of crystalline solid is irregular। कूलिंग कर्व को हिंदी में शीतलन वक्र कहते हैं। इसका शीतलन वक्र इरेगुलर मतलब जो पार्ट्स में डिवाइडेड हो, एक रेगुलर हमको कूलिंग कर्व नहीं मिलेगा। यहां किसी सब्सटेंस की फेज के बारे में बात कर रहे हैं और यहां टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में जब बहुत लो टेम्परेचर था तो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में था। जैसे जैसे गर्म करते जाओगे सब्सटेंस धीमे धीमे एक पॉइंट पर आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट। थोड़ी देर तक ये लिक्विड में ही बना रहेगा, तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। जैसे पानी पहले आइस होता था, फिर उसके बाद वो वाटर बनेगा, थोड़ी देर तक वाटर रहेगा, कब तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसका मतलब 0 डिग्री के बाद और 100 से पहले तक पूरा का पूरा वाटर जो है लिक्विड स्टेट में ही था। जब 100 पहुंचेगा तभी गैस में आ गया, तो इसका कूलिंग कर्व क्या होगा? इसका बेटा कूलिंग कर्व इररेगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, इररेगुलर मतलब सॉलिड था, सॉलिड से एक बार फिर लिक्विड में, थोड़ी देर लिक्विड में रहेगा और उसके बाद फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कूलिंग कर्व इररेगुलर, समझ बात आ गई? इररेगुलर को हिंदी में खंडित भी कहते हैं। इस केस में क्या होगा? द कूलिंग कर्व of amorphous solid is regular. एमॉर्फस सॉलिड का जो कूलिंग कर्व होगा वो रेगुलर होगा, अखंडित। लगा? किस तरीके से? इस तरीके से। क्यों? ये कभी भी ट्रू सॉलिड, शुद्ध ट्रू लिक्विड, मतलब न तो ये ट्रू सॉलिड है ना ये ट्रू लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट होगा। इसको कितना भी हीट कराओ, ट्रू लिक्विड मतलब द्रव में पूरी तरीके से, हिंदी वाले बच्चे सुने कि द्रव में पूरी तरीके से शुद्ध द्रव नहीं बनाएगा कभी भी। मैंने ऊपर बताया फ्लोट नहीं कर पाता। ठीक है बेटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए, यहाँ पे वही फेज किस और यहाँ पे टेम्परेचर, कितना भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओ वो कभी भी आपको शुद्ध द्रव का रूप नहीं मिलेगा, प्योर लिक्विड कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, these are ट्रू सॉलिड्स, ये शुद्ध ठोस है और इनको हम these are स्यूडो, स्यूडो की हिंदी होती बेटा छद्म, झूठे, छद्म ठोस कह सकते हो, या स्यूडो सॉलिड्स। इन्हीं का एक नाम और है, और देखो बेटा, पूरी तरीके से द्रव में कभी भी परिवर्तित नहीं, तो शुद्ध द्रव में इसका परिवर्तित होना संभव नहीं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये याद रखना, अति शीतित द्रव हिंदी में कहते हैं अति शीतित द्रव। ये एनसीईआरटी में शुरुआत में 4-5 पन्ने बेटा इसी के बारे में लिखे हुए हैं, ये आप लोग आज घर पर जाके पढ़ना, घर पे बैठे हो आप पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से सवाल पिछले सालों में पूछे गए। अगला बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें 2 प्रकार के ऑर्डर पाए जाते हैं, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड have both long range order अधिपरास क्रम, लेकिन ये इतनी कठिन हिंदी है, इसको पढ़ने से अच्छा है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पढ़, एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर न्यून परास क्रम। तनुश्री, क्या अभी भी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करे कि आपको वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है? विशाल चौधरी, रुद्राक्ष,
दिव्या आ रही है? ये इन बच्चों ने मैसेज किया है। तनुश्री आपको आ रही है? कुमावत, तनुश्री, कुमावत, प्रियांशी, मैसेज आ रही है? वो वॉइस आ रही है? ठीक, बाद बाकी बच्चों को आ रही है। ओके। हम्म। तो क्या मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का और क्या मतलब होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर का, इस चीज को समझिए। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है किसी भी सब्सटेंस से निकाल के किसी एक पार्टिकल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकती है। किसी भी सब्सटेंस के एक पार्टिकल के स्ट्रक्चर की स्टडी अगर हम कर सकते हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और अगर अगला पार्टिकल भी ठीक उसी तरीके से हमको मिलता है जो पिछला था, मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, तो इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखिए, सारे रेगुलर हेक्सागन मिले, नीचे बना लीजिए, थोड़ा बढ़िया बनाना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं। ठीक है बच्चों, क्या सारे रेगुलर हेक्सागन एक ही तरीके के? बिल्कुल, सबकी साइड सेम होंगी, सबका एरिया सेम होगा, सबका शेप सेम होगा, तो इसमें दोनों पाए जाते, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट। शॉर्ट रेंज मतलब किसी एक पार्टिकल की स्टडी कर सकते, लॉन्ग रेंज मतलब सारे पार्टिकल उसी तरीके के, लॉन्ग रेंज मतलब सारे पार्टिकल उसी तरीके के। अच्छा, क्रिस्टल एमोर्फस सॉलिड में अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें, हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाएगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब बताया? इसके एक पार्टिकल को निकाल के आप इसकी स्टडी कर सकते हैं कि इसका एक पार्टिकल कैसा है। जैसे मान लो कि मैंने एक पार्टिकल की स्टडी की और वो पार्टिकल मुझे साइक्लोपेंटेन की तरह मिला, मैं कह सकता हूं कि रेगुलर पेंटागन की तरीके से। अगला पार्टिकल कैसा हो मुझे नहीं मालूम, अगला पार्टिकल हो सकता है ऐसा, इसके आगे वाला पार्टिकल क्या होगा मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। इसके आगे वाला हो सकता है ऐसा, अगला वाला हो सकता है ऐसा, इसके आगे हो सकता है इस तरीके से कोई बना रहा हो, अगला हो सकता है ऐसा, अगला हो सकता है प्योर स्क्वायर फॉर्म, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसके किसी भी एक पार्टिकल के बारे में मैं, जैसे मैं इस पार्टिकल के बारे में जानना चाहूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा कि ये पार्टिकल के स्क्वायर है, ये वर्ग है। मैं इस पार्टिकल के बारे में जानना चाहूंगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा कि ये पार्टिकल क्या है, एक रेगुलर पेंटागन, ये पार्टिकल ट्रेंगुलर है, ऐसा। लेकिन किसी भी पार्टिकल के अगल बगल वाले पार्टिकल कैसे होंगे इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो इसका मतलब दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, crystalline solids are anisotropic। एनआइसोट्रॉपिक मतलब विषम दैशिक, हिंदी में कहते हैं विषम दैशिक। विषम दैशिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड विषम दैशिक को मतलब यहां एक वर्ड लगाना, सम ऑफ फिजिकल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन
जैसे एग्जाम्पल ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एमोर्फस सॉलिड में आर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक को कहते हैं समदैशिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज, do not show any change with change in direction, change in direction। कहने का मतलब आप दिशा परिवर्तित करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर दिशा परिवर्तित करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ प्रॉपर्टी चेंज। क्या क्यों चेंज होती है, क्या मतलब है समदैशिक और विषमदैशिक या आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का, ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे देखें। बेटे अब तक मैंने आपको इन दोनों सॉलिड्स के बारे में जितनी भी चीजें बताई उसमें एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनका शेप बिल्कुल फिक्स है, वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में रहते हैं, लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड है उनका जो है शेप फिक्स नहीं है और उनका अरेंजमेंट भी फिक्स नहीं। जैसे देखिए, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो यहां पर एक क्रॉस बना लो, एक बिंदु बना लो, एक क्रॉस बना लो, एक बिंदु बना लो, और एक क्रॉस बना लो। इसी तरीके से क्रॉस बिंदु, क्रॉस बिंदु, क्रॉस, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड में पता नहीं, गोला है, क्रॉस है, बिंदु है, गोला है, हो सकता है 3 बिंदु एक साथ आ जाए, 2 गोले आ जाए, हो सकता है 2 क्रॉस आ जाए, पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। एक बिंदु आ जाए, एक क्रॉस और आ जाए, ये गोला आ जाए, क्रॉस आ जाए, गोला आ जाए, बिंदु आ जाए, क्रॉस आ जाए, ये एमोर्फस सॉलिड। मतलब मुझ किसी को कुछ नहीं मालूम अगला क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड। अब जरा ध्यान से देखिए, एक पेन ले ले रहा हूं बेटे अलग, मैं आपको सिखाता हूं। बेटे अगर यहां से मैं इस तरीके से लाइट पास करूं तो ये जो लाइट रे पास हो रही है इसके एक साइड सारे क्रॉस हैं और एक साइड सारे बिंदु, लेकिन अगर मैं लाइट को इस डायरेक्शन से पास करूं, देखिएगा लाइट को इस डायरेक्शन से पास करूं तो एक बिंदु, एक क्रॉस, एक बिंदु, तो क्या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो रहा है? जी हाँ, चेंज हो रहा है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है डायरेक्शन के साथ साथ, इसीलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो। अच्छा, यहां अगर करूं तो यहां पर ऐसे मैं एक रे खींच रहा हूं तो भी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ना इस साइड ना इस साइड। और अगर मैं इसी रे को इस तरीके से खींच दूं, मतलब इधर से लाइट पास करूं, तो भी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट, यहाँ 2 बिंदु हैं या एक बिंदु, एक क्रॉस है, नीचे इस साइड अगर देखूं तो एक गोला, एक क्रॉस, 2 बिंदु, तो ये कोई अरेंजमेंट नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंजमेंट है
और वह पर्टिकुलर फैशन चेंज हो रहा है डायरेक्शन के साथ, इसीलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। लाइट किसी भी डायरेक्शन से जाए, विद द चेंज इन डायरेक्शन द फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंजेस, वो चेंज नहीं। इसके बाद कुछ पार्ट आपका सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाला है बेटा, घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं उसे, जैसे कि मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स में सारे के सारे मेटल्स आते हैं, लस्टरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। लस्टरस मतलब चमकदार है, डक्टाइल मतलब खींच के तार के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मैलिएबल मतलब पीट पीट के शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो मेटेलिक सॉलिड कहे जाए। आयनिक सॉलिड NaCl, CaCl2, MgCl2, ये सब आयनिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जो है, कोवेलेंट नेटवर्क में डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये नेटवर्किंग सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, आइस है। ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको जनरल सॉलिड्स के बारे में तैयार कर। ये जो है आज मैंने आप लोगों को एक जनरल इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट का दिया, जिसमें कि हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड पढ़े, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और कुछ पार्ट मैं आपको कह रहा हूं कि आप NCERT से आज